नमस्कार, मैं अमित तिवारी सृजन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। तो ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने यूरोपीय व्यापार के बारे में देखा था और पुर्तगालियों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं हम डचों पे। फिर उसके बाद जैसे-जैसे कंपनियां क्रमशः आती गई वैसे-वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब आने वाली जो कंपनी है यूरोपीय कंपनी पुर्तगालियों के बाद वो थी डच। और डच कौन थे? डच जो हैं वो हॉलैंड या इसे वर्तमान में बोला जाता है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के निवासी थे, इन्हीं को डच बोला जाता था। प्रचलित जो नाम है, इनकी संज्ञा है वो यही थी। तो पुर्तगालियों के बाद आने वाले यही थे। पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए पहला जो डच अभियान था या डच दल था वो चला था नीदरलैंड या हॉलैंड से 1595-96 के आसपास। लेकिन इनका जो टारगेट था वो भारत नहीं था, बल्कि सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया का जो पार्ट है, जो हिस्से हैं, द्वीप हैं, तो वो इसका हिस्सा था। भारत के साथ इनका संपर्क कब हुआ? वो हुआ 1602 में। क्योंकि इसी समय 1602 में होता क्या है कि बहुत सारी डच कंपनियां थी, छोटी बड़ी। तो ये अलग अलग व्यापार करती थी पूर्वी देशों के साथ या अन्य जगह भी, और ये आपस में ही करती थी प्रतिस्पर्धा। फिर आगे चल के 1602 में होता क्या है कि डच जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, इन जितनी भी डच कंपनियां हैं उन सबको मिलाकर उनका एक संगठन, मतलब एक बड़ी कंपनी बना दी। और उसका नाम रख दिया गया क्या? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड ये बोला जाता है। लेकिन इसका नाम क्या था? वीओसी, यानी वेरिंगदे ओस्ट इंडिशे कंपनीज। तो ये तो डच प्रोनाउंसिएशन हो गया, लेकिन इसका मतलब यही है। तो यह क्या है? ये मतलब डच व्यापारिक व्यवस्था है जो जो विभिन्न कंपनियां हैं उसको कंबाइन करके बनाया। तो इस तरह से क्या होगी, ये सहकारिता या कार्टेल पर आधारित थी। कहने का मतलब ये है कि इनका शेयर्ड कैपिटल होगा, मतलब साझा क्या होगी, जो कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो मैंने बताया कि बहुत सी छोटी छोटी कंपनियों को मिला के बना गया था। इनकी साझा पूंजी यानी साझा कैपिटल था। इनका साझा मैनेजमेंट था, मतलब जितने भी इसके शेयर होल्डर्स कंपनीज थी वो सब क्या है कि प्रबंधन में हिस्सेदारी करती थी। तो साझा प्रबंधन था। और लाभ हानि, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो इन सब में ये हिस्सेदार थे। तो यही इसका मतलब यही है, सहकारिता या कार्टर पर आधारित क्या? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या कि नौसेना नायक इनका डच कंपनी का या डच नौसेना नायक जो था वादेर हेग। तो वादेर हेग के नेतृत्व में सबसे पहले मसूलीपट्टनम, साउथ में पड़ेगा मसूलीपट्टनम, या मसूलीपट्टम भी मिलता है लेकिन मसूलीपट्टनम ही हम बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर पहली डच फैक्ट्री की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन मतलब ये फैक्ट है वो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ये चाहे अंग्रेज हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे डेन्स हो, चाहे कोई भी हो, तो उनकी वो पहली फैक्ट्री है, पहला कारखाना है, कहाँ पर स्थापित किया? भारत में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि इन्होंने डचों ने 1610 में 1610 में चंद्रगिरी चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट पुलिकट वही पुलिकट जो आज पुलिकट के नाम से जानते हैं, पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में। तो वहीं पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और इसे अपना मुख्यालय बनाया। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय क्या था? मुख्यालय था पुलिकट। अब इसी मुख्यालय से इन्होंने क्या है, अपने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, स्वर्ण के ढाले थे। और इसे बोला जाता था पैगोडा। तो पैगोडा बोला ही जाता था, वैसे भी इतिहास में देखें तो पैगोडा जो हुए हैं वो गोल्डन कॉइन्स होते थे। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई?
1627 ईस्वी में, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये याद रखें। पीपली, पीपली में, बंगाल में पीपली में प्रथम डच फैक्ट्री है वो स्थापित की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट देखें, 1653 में हुगली के निकट चिनसुरा में डचों ने अपनी कोठी स्थापित की और यहीं पर बनाया क्या, इन्होंने किला बनाया, फोर्ट बनाया, और इसका नाम क्या था, गुस्तावुस फोर्ट। तो ये क्वेश्चन आता है, गुस्तावुस फोर्ट जो है, गुस्तावुस फोर्ट है, वो किसका है, वो डचों का है। जैसे कि हमने पुर्तगालियों में पढ़ा था कि सेंट जॉर्ज फोर्ट है जो, वो पुर्तगालियों का है। गुस्तावुस फोर्ट हो गया किसका, ये हो गया डचों का। एक और फैक्ट है इंपॉर्टेंट कि औरंगजेब ने 1664 में डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा, इसमें व्यापार करने का अधिकार दिया था। तो ये शासक है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि किस शासक ने डचों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया था। तो वो कौन है, वो है औरंगजेब। अगली महत्वपूर्ण बात कि डचों ने मसालों से कहीं ज्यादा भारतीय कपड़ों के निर्यात को महत्व दिया था और यही वे हैं जिन्होंने भारतीय कपड़े को निर्यात की प्रमुख वस्तु बना दी थी। तो भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है, वह डचों को है, ये याद रखिएगा। एक और वो मतलब वस्त्रों के निर्यात को इतना महत्व देते थे, निर्यात इतना अच्छा ज्यादा इसलिए था इनका क्योंकि ये क्या है, कपड़ों की क्वालिटी को मेंटेन रखते थे। तो कपड़ों का स्तर बना रहे इसके लिए ही इन्होंने क्या है, कासिम बाजार में, ये वही पड़ेगा बंगाल में, कासिम बाजार में इन्होंने स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया था। तो कासिम बाजार में रेशम की चक्री का उद्योग, ये क्वेश्चन आता है, रेशम की चक्री, ठीक है। तो कोरोमंडल तट हो गया, बंगाल है, गुजरात है, तो यहाँ से ये भारतीय कपड़ों को एक्सपोर्ट करते थे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट डचों से रिलेटेड वो ये है, डेट भी याद रखें, युद्ध भी याद रखें और ये किसके साथ हुआ था, ये तीनों चीज ही याद रखें। तो 1759 में कौन सा युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध हुआ। किसके साथ हुआ इनका ये युद्ध, अंग्रेजों के साथ हुआ और ये एक निर्णायक युद्ध था। इसमें डच पराजित हुए और इस पराजय के साथ ही उनकी शक्ति जो है वह समाप्त हो गई, भारत से बाहर हो गए, या भारतीय व्यापार से बाहर हो गए। तो 1759 कौन सा युद्ध, बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा, किसके साथ, इंग्लिश, ब्रिटिशर्स। इतनी बातें याद रखें। अब पुर्तगालियों के बाद आए डच और डच के बाद आए अंग्रेज, द इंग्लिश। तो लंदन में कुछ व्यापारी जो थे वे चाहते थे कि पूर्व के देशों के साथ व्यापार करें। पूर्व के देश मतलब भारत हो गया, दक्षिण पूर्व एशियाई देश हो गए, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब सब इन सबको ये क्या बोलते थे, पूर्व के देश। पूर्वी द्वीप भी बोलते थे, पूर्व के द्वीप ईस्ट इंडीज बोला करते थे और पश्चिम के साथ व्यापार करते थे उनको बोला करते थे वेस्ट इंडीज। तो पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1559 में लंदन में ये व्यापारी मिलते हैं और क्या करते हैं, एक कंपनी का गठन करते हैं और इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया गवर्नर एंड कंपनी, गवर्नर एंड गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स
ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। तो ये नाम रखा गया। आगे चल के यही कंपनी यूनाइटेड यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज ये पड़ गया। और यही कंपनी आगे चल के एक नाम से प्रसिद्ध हुई जो हम जानते हैं आज भी, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यही कंपनी आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अच्छा, एक बात और कि इस कंपनी से काफी समय पहले 1593 में एक ब्रिटिश कंपनी, अंग्रेज कंपनी लीवेंट नाम से थी, लीवेंट। तो लीवेंट कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया था। तो लीवेंट कंपनी इनसे पहले की ईस्ट इंडीज कंपनी से पहले इनको मिला था, लेकिन ये इनको व्यापार का जो अधिकार दिया गया था वो स्थल मार्ग से दिया गया था। हम बात कर रहे हैं किसकी? समुद्री मार्ग की बात कर रहे हैं। स्थल मार्ग के द्वारा लीवेंट कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार कब दिया गया था? 1593 में। किसके द्वारा? जो ब्रिटेन है वहां की सरकार के द्वारा। तो ये कंपनी बन गई। फिर आगे चल के देखें, इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने एलिजाबेथ प्रथम तो 31 दिसंबर याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र के द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो मोनोपोली हो गई, इनकी मोनोपोली करने का अधिकार दे दिया। एक अधिकार कहने का मतलब यह है कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी अंग्रेज व्यापारी, चाहे कंपनी के रूप में चाहे इंडिविजुअल, वो व्यापार नहीं करेगा पूर्वी देशों के साथ। तो यह है एक अधिकार। आगे चल के देखें, महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम है। ये क्वेश्चन भी आता है, कौन थे जेम्स प्रथम? इसके दूत के रूप में कौन आया? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किसका दूत था? ये जेम्स प्रथम, किंग जेम्स फर्स्ट का ये था दूत था। तो ये हेक्टर नामक जहाज से आते हैं और मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा जाते हैं। अच्छा, ये लेकिन अकबर के नाम का पत्र लाते हैं। जेम्स प्रथम का पत्र था जो कि अकबर को लिखा गया था। और लेकिन जाते किसके? क्योंकि उस समय जहांगीर जो है वो शासक बन चुका था। जहांगीर तो 1605 में बन चुका था। तो उससे मिलने आगरा जाते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो कैप्टन हॉकिंस जो हैं वो पहले अंग्रेज से जो समुद्र के रास्ते से भारत की भूमि पर कदम रखा था। समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखने वाले ये थे। अगला फैक्ट कि हॉकिंस जो है वह तुर्की फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। दरबार में जाके उसने फारसी भाषा में ही बात की। और कोई ऐसा व्यक्ति एकदम विचित्र, मतलब ऐसा अंग्रेज है और वो भी बात कर रहा है फारसी में। इस सब को देखकर अंग्रेज जो जहांगीर है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। सम्राट ने जहांगीर ने हॉकिंस से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने का और 400 की मनसब और जागीर प्रदान किया। तो याद रखें, ये क्वेश्चन तक पूछा गया है पीएससी में, एमपीपीएससी में, तो मुझे याद है
कितने का मनसब दिया गया था ये तक पूछा गया था। तो 400 का मनसब दिया था, किसने दिया था? जहांगीर ने। किसे दिया था? कैप्टन हॉकिंस को दिया था। तो यहां पर क्या होता है कि हॉकिंस को सूरत में जो है ब्रिटिश फैक्ट्री जो है स्थापित करने की परमिशन मिल गई थी जहांगीर के द्वारा, लेकिन पुर्तगालियों ने क्या है कि बहुत कान भरे और बहुत ही षड्यंत्र रचा। तो उसकी वजह से क्या है कि जो सूरत में कारखाना खोलने का इन्हें क्या है अधिकार दिया, परमिशन दी गई थी, उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन बाद में एक महत्वपूर्ण घटना होती है क्या कि 1612 में कप्तान थे थॉमस बेस्ट। थॉमस कौन थे? थॉमस बेस्ट जो थे ये कप्तान थे। इन्होंने क्या किया, इनके नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक टुकड़ी ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, याद रखें क्या था युद्ध? स्वाली का युद्ध था। यदि क्वेश्चन डीप थोड़ा सा आ जाए, इस टाइप के जो फैक्ट जो महत्वपूर्ण है वो इसलिए है क्योंकि स्वाली के युद्ध के बाद अंग्रेजों को एक बात तो समझ में आ गई कि यदि व्यापार में बना रहना है तो अपनी नेवी को यानी नौसेना को बहुत ही शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने फिर नौसेना को शक्तिशाली बनाने की ओर ध्यान दिया। तो पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। अभी तक पुर्तगालियों की मोनोपोली चलती थी, यहाँ तक कि हमने देखा था पुर्तगालियों को का हमने जब टॉपिक देखा था कि मुगलों को तक इनसे कार्टेज यानी परमिट लेना पड़ता था अरब सागर में अपने जहाज उतारने के लिए। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। इससे फिर मुगल हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं इससे, इस घटना से कि इन्होंने हरा दिया। तो पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित होता है और 6 फरवरी याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन याद 1613 में क्या होता है कि अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना परमानेंट फैक्ट्री स्थापित करने की और मुगल दरबार में एक एलची यानी राजदूत रखने की अनुमति दे दी। तो सब कुछ जहांगीर के काल में हो रहा है यहाँ पर। फिर जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम 1611 में क्या है मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना जो है वो खोला था। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। और 1613 में क्या होता है सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। तो याद रखिए क्वेश्चन भी आता है, अंग्रेजों ने प्रथम जो फैक्ट्री है वो कहाँ खोली थी? वो सूरत में खोली थी। यदि अस्थायी पूछ ले तो मसूलीपट्टनम हो गया। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है टॉमस रो। तो पहला था कैप्टन हॉकिंस, दूसरा था थॉमस बेस्ट, अब है टॉमस रो। तो ये भी जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आते हैं जैसे कि कैप्टन हॉकिंस आए से। ये 1616 में 1616 में अजमेर में वो आगरा में कौन? कैप्टन हॉकिंस। वो अजमेर आगरा में मिला था, ये अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित होते हैं। और करीब 2 साल के आसपास ये रहे हैं, काफी लंबे समय तक टॉमस रो जो है वो रहा है। तो मुगल दरबार से फिर रहते रहते विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने के लिए और फोर्ट का फोर्टिफिकेशन दुर्गीकरण करने की अनुमति प्राप्त कर ली। तो बहुत सी सुविधाएं प्राप्त कर ली टॉमस रो ने अंग्रेजों के लिए, अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अगली महत्वपूर्ण बात 1632 में हुई, ये डेट भी याद रखें 1632 16 दूनी 32। गोलकुंडा के सुल्तान ने, कहा के? गोलकुंडा के सुल्तान, ये क्वेश्चन भी आता है। गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहला फरमान प्राप्त किया अंग्रेजों ने जिसके अनुसार 500 पैगोडा यानी वही गोल्ड कॉइन्स है सालाना एनुअली यदि दिया जाए तो उन्हें गोलकुंडा के जो राज्य हैं उसके बंदरगाहों से
स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की आज्ञा मिल गई। अब बिना रोक टोक की व्यापार कर सकते हैं। 500 पेगोड़ा एनुअली यदि किसे दें, गोलकुंडा राज्य को दें। 1639 में फ्रांसिस डे, यहाँ पर फ्रांसिस डे ने क्या किया, चंद्रगिरी के राजा से, याद रखें फ्रांसिस है, फ्रांसीसी नहीं है, एक तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, लगता फ्रांसीसी है लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली था। अब ये फ्रांसिस डे कौन है, ये अंग्रेज है, यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और एक किला बंद कोठी बनाई। इस कोठी का नाम क्या पड़ा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था वो किसका था, ये कहां पर है, ये भी पूछा जाता है। ये मद्रास में है। फोर्ट सेंट जॉर्ज किसका है, ये अंग्रेजों का है, ब्रिटिशों का है, ब्रिटिशर्स है। तो दो फोर्ट पढ़ लिया हमने, एक तो गुस्तावुस फोर्ट पढ़ लिया, वो डचों का था। एक फोर्ट सेंट जॉर्ज है, ये किसका है, ये अंग्रेजों का है। एक फोर्ट और आएगा विलियम फोर्ट, ये कलकत्ता में पड़ेगा, ये भी अंग्रेजों का ही होगा। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया, किसका, पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगेंजा, इनसे विवाह हो गया। विवाह के बाद चार्ल्स को बंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ। उपहार या दहेज के रूप में भी आता है कभी कभी, डाउरी के रूप में क्या प्राप्त हुआ, बंबई। तो 1668 में 10 पौंड वार्षिक किराए पर इन्होंने, किसने, सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि आप साल में 10 पौंड, बहुत ही मामूली सी रकम थी, एक तरह से भेंट ही दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगली महत्वपूर्ण बात कि बंबई के अंग्रेज गवर्नर थे जॉन चाइल्ड ने 1688 में बंबई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया और कई मुगल जहाज उनको इसने पकड़ भी लिया था। तो ये घटना किसके समय में हुई, ये घटना हुई औरंगजेब के समय में। किसने किया था, जॉन चाइल्ड ने किया था। तो फिर क्या है, औरंगजेब ने करारा जवाब दिया, इनको पराजित कर दिया और भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। तो इस तरह से इनको खदेड़ा कि जॉन चाइल्ड को क्या है, एक ज्वारग्रस्त द्वीप में शरण लेनी पड़ी थी, अपनी जान बचाई वहां पर बड़ी मुश्किल से। फिर समझौते की वार्ता हुई तो उस समय के हिसाब से 1.5 लाख रुपया इनको हर्जाना देना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी जॉन चाइल्ड को। अब एक और चीज देखें, कुछ फैक्ट यहाँ से आते हैं कि बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास हुआ तो कैसे हुआ, किस तरह से धीरे धीरे करके ये बंगाल में हावी होते हैं, रियायतें मिलती हैं धीरे धीरे। तो सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट मिली थी, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। 1651 में जब बंगाल के सूबेदार कौन थे उस समय, शाह सुजा, याद रखें 1651 और शाह सुजा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि आप कुछ नहीं, 3000 रुपया वार्षिक दें कर के रूप में, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ पर मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड करें। तो ये बहुत बड़ी सहूलियत दी गई थी, बहुत बड़ा अचीवमेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। 3000 रुपया केवल वार्षिक देना है। बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल भी आज का, तो पूरा बंगाल हो गया।
पूरा बिहार हो गया, पूरा उड़ीसा हो गया, उसमें फ्री ट्रेड करने की अनुमति दे दी। कोई चुंगी नहीं, कोई कर नहीं देना, बस इतना दे देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। फिर आगे होता क्या है, बंगाल के सूबेदार अजीमुशान होते हैं। उन्होंने 1619 में अंग्रेजों को सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर, ये तीनों स्थान है, इनके नाम भी याद रखें, ये इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं कि बंगाल के सूबेदार अजीमुशान ने अंग्रेजों को किन 3 गांवों की जमींदारी दी थी, या कहाँ की जमींदारी दी थी। तो कहाँ कहाँ की दी थी, सूतानती भी है, कलिकाता है और गोविंदपुर है। इन तीनों को ही मिलाकर जिसे हम बोलते हैं आज कोलकाता, और उस समय बोला जाता था कलकत्ता। तो कलकत्ता की नींव पड़ी। और कलकत्ता के संस्थापक कौन कहे जाते हैं, जॉब चौरनॉक। तो ये भी व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कौन, जॉब चारनॉक है। तो ये यहाँ के संस्थापक हैं। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, एक मिशन था जॉन सरमन मिशन। कहीं कहीं जॉन सुरमन भी आता है, बात एक ही है। तो ये मिशन आया था 1715 ईस्वी में। तो इनके नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल आया था, एक ब्रिटिश डेलीगेशन आया था। किस लिए आया था, ये व्यापारिक रियायतें हासिल करने के लिए आया था। मुगल बादशाह उस समय कौन थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो थे मुगल बादशाह ये है मुगल बादशाह फर्रुखशियर। तो याद रखें, तो मुगल बादशाह फर्रुखशियर के दरबार में पहुंचते हैं। इनके साथ कुछ और व्यक्ति भी थे। चलिए, तो मुगल बादशाह कौन था उस समय, फर्रुखशियर। तो इसने बहुत बड़ा इन लोगों को क्या दिया, एक अधिकार दिया। क्या दिया देखें। पहली बात, इस दूत मंडल डेलीगेशन में कुछ यदि थोड़ा सा डीप पूछ लिया जाए, जैसे यूपी में पूछा जाता है, एडवर्ड स्टीफेंसन एक व्यक्ति ये हैं। दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनकी वजह से ये सारा कांड हुआ, वो थे विलियम हैमिल्टन। ये थे सर्जन डॉक्टर थे। और साथ में क्या था, ख्वाजा सेहुर्द नामक आर्मेनियन दुभाषिया इंटरप्रेटर था, जो भाषा जानता था। तो क्या है, बीच में कम्युनिकेशन में हेल्प किया इसने। तो हैमिल्टन ने क्या किया कि जब ये डेलीगेशन गया था, उस समय जो फर्रुखशियर है उनको कोई बीमारी थी जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रही थी, और बड़ी दर्दनाक बीमारी थी। इसको छुड़ाने में सफलता प्राप्त की किसने, हैमिल्टन ने। तो बस मुगल बादशाह खुश हो जाया करते थे, जहांगीर घड़ी घड़ी खुश हो जाया करता था। तो खुश होकर फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को एक अंग्रेजों के लिए एक शाही फरमान, एक रॉयल जो ऑर्डर है वो जारी किया, शाही फरमान जारी किया। तो इंपीरियल डिक्री इंपीरियल डिक्री बोले ज्यादा सही है। तो ये फर्रुखशियर ने जारी किया। अब देखो इसमें क्या मुख्य मुख्य बातें थी, जैसे 3 थे, बंगाल, हैदराबाद और एक सूरत के संदर्भ में उन्होंने कुछ रियायतें दी थी।
तो ये याद रखें 1717 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया ये शाही फरमान? उस शाही फरमान को बोला जाता है मैग्ना कार्टा। तो ये अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा हो गया एक तरह से। तो 3000 रुपया वार्षिक दें, उसके बदले में बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। पहली चीज, बंगाल में जो है वो फ्री ट्रेड करें, मात्र 3000 रुपए क्या दें, साल का दें। अगली महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनके जो सिक्के ढाले जाते थे कहां पर? बंबई में। तो इन सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। ये छोटी मोटी रियायत नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। एक तरह से क्या है, इनको मुगल साम्राज्य के द्वारा क्या है मान्यता प्राप्त हो गई, अथॉरिटी मिल गई, तो ये भी जारी होने लगी। बहुत बड़ी सुविधा थी ये। तो इसे क्या बोला जाता है? कंपनी का मैग्ना कार्टा, यानी महान अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा। याद रखें मैग्ना कार्टा किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था फर्रुख सियर के द्वारा, मुगल सम्राट फर्रुख सियर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1717 में दिया गया था। बहुत बार पूछा जा चुका है। अब जो अगले यूरोपीय हैं या यूरोपीय कंपनी है वो डेन्स है, डेनमार्क के हैं। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे ये, क्योंकि वो लंबे समय तक नहीं रहे और व्यापार समेट के अपना अंग्रेजों को बेचवा के चले गए थे। तो अंग्रेजों के बाद डेन आए। तंजौर जिले के ट्रांकेबोर, याद रखें तंजौर जिले के ट्रांकेबोर में 1620 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। पहली फैक्ट्री पूछी जाती है, तो पहली फैक्ट्री आप याद रखें, इनकी पहली फैक्ट्री होगी ट्रांकेबोर में। तंजौर या तंजावुर हो गया। 1745 में इन्होंने क्या किया, सभी फैक्ट्री मैंने बताया ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए। तो ये भी याद रखें मोटी मोटी बात कि डेनो ने अपनी कंपनी किसे बेची थी, ये पता होना चाहिए कि ब्रिटिश कंपनी को बेच दी थी, अपना सारा व्यापार बेच दिया और यहाँ से चले गए। अब अगले महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं वो फ्रांसीसी हैं, द फ्रेंच। इसमें महत्वपूर्ण चीज देखें तो लुई 14वां, लुई था जो लुई 14, उनके मंत्री थे कॉलबर्ट। उनके द्वारा 1664 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो सबसे लास्ट में आने वाले जो थे वो फ्रांसीसी ही थे। इनकी कंपनी कहलाती थी कंपनी देस इंडसे या इंडसे ओरिएंटलेस। तो कोलबर्ट के द्वारा 1664 में कंपनी का नाम यह भी आ जाता है देवनागरी लिपि, या इसी को लिख देगा इस तरह से, कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस। तो यह फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण सरकार के द्वारा किया गया था, जैसे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन वो सहकारिता पर आधारित थी, बहुत सारी कंपनियों का गठजोड़ था। तो ये भी कुछ ऐसे ही सरकार के द्वारा हुआ था और सारा का सारा खर्च सरकार ही वहन करती थी, सरकार ही अपॉइंट करती थी इनके अधिकारियों को, सब कुछ सरकार करती थी। तो सरकार से ही ऑर्डर आते थे किस तरह से कंपनी चलानी है, तो वही फॉलो करने पड़ते थे। अब अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो 1667 1767 में फ्रांसिस केरो। अब यहाँ पर मिला फ्रांसिस केरो, ये मिलते जुलते नाम है, तो फ्रांसिस केरो है फ्रांसीसी। फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ और 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। सूरत वाले फ्रांसीसी भी हैं और सूरत वाले अंग्रेज भी हैं। मसूलीपट्टनम भी याद रखना है यहाँ वहां पर, और आपको सूरत भी याद रखना है। स्थायी यदि पूछे तो वो है, यदि अस्थायी कुछ भी ना दे तो मसूलीपट्टनम भी हो सकता है। तो अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरह का है।
1673 में कंपनी के निदेशक थे फ्रांसिस मार्टिन। उन्होंने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी था, कोई सूबेदार था। वालीकोंडापुर है, एक स्थान है, तो वहां से इन्होंने परदुचूरी नामक गांव प्राप्त किया था, और यही आगे चल के क्या कहलाया, पांडिचेरी, और अब कहलाता पुदुचेरी। तो फ्रांसिस मार्टिन है, और फ्रांसिस केरो, दो व्यक्ति मिल गए हमें। फिर आगे चल के होता क्या है, क्योंकि आपको रिजविक की संधि याद रखनी है, किससे रिलेटेड है। रिजविक की संधि यदि पूछ लिए जाए तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या था कि अंग्रेजों ने सपोर्ट किया था डचों को। अंग्रेजों ने डचों को सपोर्ट किया था, किसमें, फ्रांसीसियों से पांडिचेरी लेने में। तो डचों ने हरा कर पांडिचेरी ले लिया, लेकिन आगे चल के 4 साल बाद ही जस्ट 1697 में एक संधि हुई, रिजविक की संधि द्वारा इसे वापस लौटा दिया गया, किसे, पांडिचेरी को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था ये पांडिचेरी। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने क्या किया, इन्होंने 1674 में फ्रांसीसियों को एक जगह दी थी, जिसमें उन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी बनाई थी। कब बनाई थी, 1690-92, वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फ्रांसीसी कोठी के लिए शाइस्ता खां का जो रोल रहा, तो इतना महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं, फिर भी याद रखें। फ्रांसीसी ने 1721 में मॉरिशस है, 25 में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माही, और 1739 में कराईकल या कारीकल, इस पर कब्जा किया। और पांडिचेरी को 1701 में पूर्व की फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बना दिया गया। फिर ये स्वतंत्रता के बाद तक, मतलब स्वतंत्रता के बाद भी, जब तक फ्रांसीसी यहाँ पर जमे रहे, तब तक जो है पांडिचेरी ही क्या इनका मुख्यालय बना रहा। और लास्ट तक हम देखें, पांडिचेरी जो शहर है, अभी भी देखें, घूमने लोग जाते हैं पांडिचेरी हो गया, माही हो गया, और कराईकल हो गया, एक और है यह नाम करके। तो ये 4-5 ये फ्रांसीसी क्षेत्र हैं। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट वो ये है कि फ्रांसीसी गवर्नर था जो डुप्ले के समय में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई थी। तो डुप्ले के, जिस तरह से एक समय था जब पुर्तगालियों का क्या था, पूरे यूरोपीय व्यापार में एकदम डोमिनेंस था, यहाँ पर पूरा व्यापार है, उसकी सर्विस सर्वा थे, चाहे वो अरब सागर से किया जाए, चाहे बंगाल की खाड़ी से, या बोले हिंद महासागर, तो वो सर्विस। कुछ समय बाद हम देखें, एक समय ऐसा भी आया, अंग्रेज भी रहे यहाँ पर प्रभुत्वशाली, और कुछ समय फ्रांसीसियों का भी आया। तो फ्रांसीसी का प्रभुत्व जो स्थापित हुआ था वो डुप्ले के समय में स्थापित हुआ था। किसके समय में, डुप्ले। तो फ्रांसीसी में डुप्ले को ऐसे ही लिखा गया है, तो डुप्ले थे। तो हमने महत्वपूर्ण चीजें देख ली हैं। तो हमने क्या देखा, कंपनियों के आने का क्रम क्या था। सबसे पहले आए पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के बाद कौन आया, डच आए। डच के बाद अंग्रेज आए। इसके बाद डेन्स डेनमार्क वाले ये आए। फिर आए लास्ट में फ्रांसीसी। तो यही है क्रम। मैंने इसका कोड वर्ड ही बताया था, पोहा अंडा फ्राई। पोहा अंडा फ्राई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है।
पोहा, पा से हो गया पुर्तगाली, हा से मैंने बताया डच जो है वो हॉलैंड निवासी थे, तो ये हो गया हॉलैंड वाले। अन से अंग्रेज, डा से डैन और फ्रा से फ्रांसीसी हो गया। तो इसी तरह हम देखें यहाँ पर इनकी जो कंपनी है वो कब स्थापित हुई, क्या नाम था, एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया है, ये पुर्तगीज कंपनी है। एस्तादो द इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1498 में। तो ये है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और ये कंपनी है। दूसरी जो कंपनी है मैं कौन सी आई थी, वो डच हॉलैंड वाली आई थी। इनका नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडिशे कंपनी, वीओसी। ये इसकी स्थापना हुई थी 1602 में। ये आप डेट भी याद रखें। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से मशहूर हुई। इसकी स्थापना 1600 या कहीं कहीं 1599 भी मिलता है। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1616 में। और कंपनी देश इंडिस ओरिएंटलिस, अभी हमने देखा ये फ्रांसीसी कंपनी है ना, ये है फ्रांसीसी कंपनी, और इसकी स्थापना हुई थी 1664 में। तो ये याद रखें, एक तो कंपनी का नाम, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कब इसका स्थापना हुआ था, और एक और चीज मैंने बताया था कि इनकी पहली फैक्ट्री है, पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था। ये महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, इसी का सब टॉपिक बोल सकते हैं, वो है एंग्लो फ्रेंच बैटल है, या आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध है, बैटल है, वो हम अगले एक छोटे से वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद। यहीं रोकते हैं वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस टॉपिक को ख़त्म करके फिर आगे अपनी यात्रा जारी रखेंगे। धन्यवाद।